वहीं पीएम मोदी का राजस्थान और गुजरात दौरा। आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी करीब 3 बजे गुजरात के राजकोट पहुंचेंगे। राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे। राजकोट में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 28 जुलाई को करीब 10:30 बजे गांधीनगर में कार्यक्रम है, जहां महात्मा गांधी में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। तो राजस्थान और गुजरात का दौरा प्रधानमंत्री का। इस दौरान जहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, प्रधानमंत्री राजस्थान में मौजूद रहे और इस दौरान कई कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री शामिल भी होंगे। तो आज से 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो वहीं 3 बजे के करीब गुजरात के राजकोट पहुंचेंगे। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए, प्रधानमंत्री का राजस्थान और गुजरात दौरा है। राजस्थान कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना, चूंकि चुनाव भी है और उससे पहले कई कार्यक्रमों में शामिल होना क्या संदेश दे रहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि राजस्थान के सीकर में पहुंचे हुए हैं, उस दौरान प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जो कि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं, राज्यों में इसको लागू करवाना है, इसको लेकर कहीं न कहीं लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का चूंकि संबोधन भी हुआ, उन्होंने कहा कि जो यूरिया भारत में 266 रुपये के आसपास का मिलता है, जितना मिलता है उतना पाकिस्तान में 800 रुपये के आसपास मिलता है, वहीं अमेरिका में करीब 3000 रुपये के आसपास मिलता है। इन बातों का प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर जिक्र किया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगर हम बात करें तो 14वीं जो किस्त है उसको भी प्रधानमंत्री ने जारी किया, जिसका सीधा फायदा खासतौर पर किसानों को मिलता है। तो निश्चित रूप से राजस्थान का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पीछे आपने देखा कि थोड़ी देर पहले किस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कहीं ना कहीं बाकायदा एक ट्वीट किया गया था, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कह दिया कि 3 मिनट का मेरा संबोधन था और इसे कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से हटा दिया गया है। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सीधे तौर पर सफाई दी गई थी और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक तरीके से इसे सफाई भी कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं एक करारा जवाब भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। उसमें कहा गया कि अशोक गहलोत को बाकायदा उन्हें बुलाया गया था और कहीं ना कहीं ससम्मान उन्हें पहले ही बुलाया जा चुका है। तो निश्चित रूप से ये थोड़ी बहुत रार जरूर देखने को मिली, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करें या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है चूंकि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ ही राजस्थान में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जब तमाम केंद्र सरकार की परियोजनाएं निश्चित रूप से वहां पर लागू होंगी, इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आज चूंकि कई परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इससे राजस्थान को एक बड़ी सौगात जरूर मिली है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के बाद देखने वाली बात होगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं कार्यक्रम को संबोधित नहीं कर रहा हूं, यानी कि जो समय तय किया गया था करीब 3 मिनट का, लेकिन मैं प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं और ट्वीट के जरिए मैं स्वागत करता हूं, बाकायदा उन्होंने लिखा था। तो निश्चित रूप से तमाम बातें देखने को मिली इस दौरे के दौरान, लेकिन कई परियोजनाएं हैं, कई महत्वपूर्ण जो सौगात है वो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज गुजरात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, कल भी वो गुजरात रहेंगे और गुजरात में भी कई सौगात गुजरात के लोगों को देते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से 2 दिवसीय जो दौरा है, चाहे राजस्थान की बात करें चाहे गुजरात की बात करें, काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा माना जा रहा है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड से आज बड़ी खबर आ रही है, जहां स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के उप निबंधक निलंबित हुए हैं। उप निबंधक रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड किया गया है। बीते दिनों सीएम ने रजिस्ट्री ऑफिस में की थी रेड, तो कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने पर सस्पेंड हुए हैं रामदत्त मिश्रा। तो वहीं आईजी स्टाम्प ने जारी किया सस्पेंशन आदेश। तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं, जहां स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के उप निबंधक निलंबित हुए हैं। उप निबंधक रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड किया गया है। तो बीते दिनों सीएम ने रजिस्ट्री ऑफिस में रेड की थी और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने पर सस्पेंड हुए हैं रामदत्त मिश्रा। आईजी स्टाम्प ने जारी किया है सस्पेंशन ऑर्डर। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के उप निबंधक को निलंबित किया गया है।
तो उपनिबंधक रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड किया गया है। तो कुछ दिन पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रजिस्ट्री ऑफिस में औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान किस तरह से लगातार अनियमितताएं पाई गई थीं। तो कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने पर सस्पेंड हुए रामदत्त मिश्रा। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, सीएम पुष्कर सिंह धामी रजिस्ट्री ऑफिस कुछ दिन पहले पहुंचे थे, जहां पर कई अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए थे और इसी को देखते हुए स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के उप निबंधक को निलंबित किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए रजिस्ट्री दफ्तर में ये मुख्यमंत्री को जो पूर्व में शिकायतें मिल रही थी कि पुराने डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ हो रही है, मालिक प्रॉपर्टी से बाहर हो रहे हैं, दूसरे लोग भू माफिया प्रवृत्ति के, बिल्डर प्रवृत्ति के, प्रॉपर्टी डीलर प्रवृत्ति के लोग कागजों में हेरफेर करा रहे हैं और इसमें कुछ लोगों की मिली भगत है, क्योंकि बिना मिली भगत के आप किसी दफ्तर में कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता होता कौन सा कागज कहाँ है और उसमें क्या छेड़छाड़ होनी है। हालांकि ये भी बात सही है कि जिलाधिकारी इस पर मुकदमा दर्ज करा चुकी थी। जैसे ही मुख्यमंत्री को एफआईआर की जानकारी हुई, मुख्यमंत्री स्वयं औचक तरीके से रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचे, हालात देखे, डीएम को निर्देश दिए। इसके बाद सचिव आयुक्त दिलीप जावलकर भी पहुंचे थे। अभी थोड़ी देर पहले आईजी स्टाम्प ने आदेश जारी करते हुए जो उप निबंधक है रामदत्त मिश्रा, उनको सस्पेंड कर दिया है और ये ताकीद किया है कि उनको मुख्यालय अटैच किया जा रहा है, उनकी तनख्वाह वेतन आदि रोके जा रहे हैं और विस्तृत जांच होगी। ये शुरुआत है, अभी और भी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, मणिपुर की बात करेंगे, जहां पर मणिपुर का दौरा करेगा विपक्षी गठबंधन। तारीख पर मुहर लगना बाकी है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेता इस दौरान मौजूद होंगे। तो मणिपुर का दौरा विपक्षी गठबंधन करेगा। अब देखिए, इस विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया हो चुका है, लेकिन इस विपक्षी गठबंधन में कौन कौन लोग मणिपुर जाएंगे ये अभी देखना बाकी है। तारीख क्या होगी ये भी अभी मुकर्रर नहीं हुई है, लेकिन मणिपुर का दौरा विपक्षी गठबंधन करेगा, जिसमें कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेता मौजूद होंगे। तो लगातार मणिपुर को लेकर विपक्षी आवाज भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम मांगे विपक्षी दलों की रही है और इस दौरान देखिए मणिपुर का दौरा भी विपक्षी गठबंधन करेगा। इसमें कांग्रेस और अन्य तमाम पार्टियां शामिल होंगी, लेकिन तारीख क्या होगी इस पर अभी मुहर नहीं लगी। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने का मामला, कार्यकाल बढ़ाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। संजय मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा के कार्यकाल का तीसरा विस्तार अवैध ठहराया था। तो संजय मिश्रा के कार्यकाल को घटाकर 31 जुलाई कर दिया गया था। 3 जजों की पीठ पर कार्यकाल बढ़ाने पर हुई थी सुनवाई। ईडी डायरेक्टर पद पर नई बहाली के चलते लिया था फैसला। केंद्र ने 15 अक्टूबर तक कार्यकाल बढ़ाने की अपील की है। तो ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो केंद्र ने 15 अक्टूबर तक कार्यकाल बढ़ाने की अपील की है, लेकिन देखिए इस पूरे मामले पर ईडी के जिस तरह डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की जा रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। क्या कुछ इस सुनवाई के दौरान रहेगा ये देखना होगा। संजय मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर सुनवाई होगी। खबर मणिपुर मामले में लगातार विरोध जारी है। मणिपुर मामले में काले कपड़े पहनकर विरोध किया गया। विपक्षी दलों को अखिलेश यादव का समर्थन मिला है। विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में पहुंचे अखिलेश यादव। तो किस तरह से काले कपड़े पहनकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मणिपुर का ये पूरा मामला और इसके बाद ये विपक्षी दलों का ये विरोध प्रदर्शन और इसमें अखिलेश यादव का समर्थन मिला और इस समर्थन में खुद पहुंचे अखिलेश यादव। तो तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से काले कपड़े पहनकर तमाम विपक्षी दलों के नेता बड़े चेहरे मौजूद हैं और इस पूरे मामले पर विरोध अपना दर्ज कराते हुए।
छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एनएसयूआई ने नए वोटरों को टारगेट किया है। पहली मतदान के थीम में एनएसयूआई ने रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में बड़ा आयोजन किया। इस आयोजन में राज्य के अलग अलग जिलों से युवा पहुंचे हुए थे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अगले साल कॉलेज में छात्र संघ चुनाव करवाने का ऐलान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक छात्रा के सवाल अपनी सफलता के पीछे कौन है के जवाब में कहा कि आपकी काकी हैं जो ही हमारे घर की बॉस हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पहली बार मतदान कर रहे छात्र नवा छत्तीसगढ़ की यात्रा के महायज्ञ में आहुति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। छत्तीसगढ़ सूबे की कमान जब से सीएम भूपेश बघेल ने संभाली है, छत्तीसगढ़ की तस्वीर ही बदल गई है। सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया का लक्ष्य लेकर चल रही भूपेश बघेल सरकार का नरवा, गुरवा और घुरवा और बड़ी योजनाओं पर अहम फोकस है और इसी दिशा में सरकार नित नई उपलब्धियां हासिल कर रही है। वहीं जनता के बीच भूपेश बघेल की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ सूबे की कमान जब से सीएम भूपेश बघेल ने संभाली है, छत्तीसगढ़ की तस्वीर ही बदल गई। सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया का लक्ष्य लेकर चल रही भूपेश बघेल सरकार का नरवा, गरवा, गुरवा और बाड़ी योजना पर अहम फोकस है और इस दिशा में सरकार नित नई उपलब्धियां हासिल कर रही है। किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिल सके, इसके मकसद से 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी जा रही है। सरकार के गोबर को खरीदने की योजना ने तो पूरे देश का छत्तीसगढ़ की ओर ध्यान खींचा है। जाहिर है इससे पशुपालन को भी बढ़ावा मिल रहा है। बघेल सरकार ने महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के साथ उनके स्वावलंबन की नीति अपनाई है। बिहान योजना से 2.5 लाख महिला समूह जुड़े हैं, जिससे महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ कर ही रही हैं, सूबे के राजस्व में भी इजाफा हो रहा है। वहीं सूबे में करीब 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किए जा चुके हैं, जहां महिलाओं को अच्छा रोजगार और अच्छी आय मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से छात्र छात्राओं का भविष्य संवार रही है। यहाँ पर मुफ्त में इंग्लिश मीडियम में क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, जिससे होनहार गरीब बच्चों को आगे बढ़ने में सहूलियत हो रही है। रोजगार दिलाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं बघेल सरकार प्रयासों की वजह से छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है। बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। यही नहीं, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को दुनिया में अहम स्थान दिलाने के लिए बघेल सरकार ने 2019 से आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत की, जिसकी पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। आदिवासी पर्व और त्योहारों के गरिमामय आयोजन के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए पहल कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में एक होगा। विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शायराना अंदाज में निशाना साधा। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बढ़ते देश की उम्मीदों पर वो अंधेरे जैसा छा जाते हैं। देश ने बोला कर्म बदलो, वो नाम बदलकर आ जाते हैं। फूट डालो, राज करो, जिनके डीएनए में है। ऐसी टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना कांग्रेस आज महागठबंधन को इंडिया नाम देकर समस्त राष्ट्रभक्तों के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने का कार्य कर रही है। एक और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर एक शक्ति के रूप में न्यू इंडिया का उदय हो रहा, तो वहीं दूसरी ओर परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबे ये दल अपने इस गठबंधन को, ठगबंधन को इंडिया नाम देकर देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निवास संत कबीर कुटीर पर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ बैठक की है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली को त्वरित करने के लिए और योजनाओं का लाभ सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने बिना जनसाधारण को मिले, इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम आरंभ किया गया है, जो कारागार सिद्ध हो रहा है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने उपस्थित लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और उन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दिशाहीन विपक्ष नाम बदलकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, लोगों को उनके झांसे से बचाने का अपील है। कटिहार जिले में बिजली विभाग के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी है। इसमें 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्रदर्शनकारियों के पथराव में 12 से अधिक पुलिसकर्मियों और बिजली कर्मियों भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि नेता विरोध दल विजय सिन्हा का कहना है कि बरसोई में पीड़ित से मिलने के लिए जा रहे थे, पर कटिहार प्रशासन ने असामान्य स्थिति का हवाला देकर घटनास्थल और पीड़ित परिवार से मिलने दिया। तो वही चलिए इस बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।